ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बता रहे थे कि पुरातात्विक स्रोत से पूछे जाते हैं, साहित्यिक स्रोत से पूछे जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों का चर्चा हमने कर दिया था और साहित्यिक स्रोत में भी वैदिक साहित्य की चर्चा हो चुकी थी। आज हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ना है। साथ में अरण्यक साहित्य आता है, उसके बाद स्मृति साहित्य आते हैं, जैन साहित्य आते हैं। अर्थात ब्राह्मण होगा, उसके बाद आपका अरण्यक होगा, उसके बाद आपका स्मृति होगा, उसके बाद जैन साहित्य होंगे, उसके बाद बौद्ध साहित्य होंगे, उसके बाद आपका होगा लौकिक साहित्य। अर्थात टोटल साहित्य की चर्चा करेंगे हम आज अभी इसी समय। और इन सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मतलब जो भी एग्जाम हो, आप बीपीएससी, बीएसएससी, यानी कोई भी एग्जाम, रेलवे, किसी में भी जाइएगा तो इससे जरूर 100% है कि यहाँ से आपको पूछे ही जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को याद रखना चाहिए और इससे हमारा कन्फर्मेशन बनेगा। देखिए, पहले हम बोल रहे थे कि ब्राह्मण साहित्य में क्या हमको जानना है कि ब्राह्मण साहित्य होगा वो आपको वेद से ही रिलेटेड होते हैं। अर्थात पहला जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ में माने कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे, तो ऋग्वेद में आपका ऐत्रेय आएगा, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौशिकी। वही इसका उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद जो है ना आयुर्वेद है। याद रखेंगे कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, इससे भी पूछा जाता है। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद में भी, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा गया है तो यजुर्वेद का ही पूछा गया, शतपथ और तैत्तिरीय के बारे में। शतपथ है और तैत्तिरीय है, तैत्तिरीय। ठीक है, तो इस तरह से ये शतपथ तो आपको पूछा गया, इसलिए ध्यान रखेंगे कि शतपथ किस वेद में आते हैं, तो यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में शतपथ आते हैं। वही आपका अगर बात करें हम सामवेद की, तो सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखना है कि सामवेद में आपका षड्विंश आता है। षड्विंश जो है ना, इनका सामवेद का है। और इनके उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। तो अभी हमने बताया कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, वही यजुर्वेद का आपका उपवेद धनुर्वेद है, और ये सामवेद का उपवेद जो है ना गंधर्व वेद है। और इनके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है षड्विंश। ठीक है, ऐसे और भी हैं, लेकिन षड्विंश के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं हम अथर्ववेद। ऋषि अथर्वा के नाम से अथर्ववेद है, और इस अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए गोपथ को जरूर याद कर लीजिए। गोपथ जो है ना किस ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये अथर्ववेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ में आता है गोपथ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक गोपथ और एक शतपथ, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो शतपथ जो है ना यजुर्वेद का है और अथर्ववेद का आपका गोपथ है। तो इतनी बात ही आपको जानकारी होना चाहिए। तो मैंने ब्राह्मण साहित्य की चर्चा आपके सामने कर दिया है, और इन चीजों को आपको बार बार सुन करके याद रखना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं अरण्यक साहित्य को। अरण्यक साहित्य जो है, अरण्य से मतलब होता है जंगल, जो जंगलों में साहित्य बना उसको हम अरण्यक साहित्य कहते हैं। अरण्य का अर्थ ही होता है जंगलों में जो पढ़ाया गया, उन चीजों का जो साहित्य बना उसको हम अरण्यक साहित्य कहते हैं। और इस साहित्य में मतलब पहले मौखिक रूप से कहे जाते थे जंगलों में, बाद में इसको लिख दिया गया। तो इसमें ज्यादातर बातें जो होते हैं दार्शनिक होते हैं और रहस्यमयी होते हैं। तो इनसे क्या ये पूछे जाएंगे कि हाँ अरण्यक साहित्य, तो अरण्य का मतलब होता है जंगल का साहित्य, अर्थ पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनके कुल जो है ना 7 अरण्यक हैं। टोटल के टोटल अरण्यकों की संख्या पूछा जाए तो 7 है। ये 7 आपको ध्यान रखना है कि अरण्यक की संख्या है। इस 7 का नाम तो नहीं पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन 7 पूछा जा सकता है। उसके बाद अरण्यक साहित्य के अंतर्गत ही हमको उपनिषद जानना है। उपनिषद, अब उपनिषद से संबंधित आपको उपनिषद से संबंधित बातें क्या हमको याद रखने हैं। तो उपनिषद से संबंधित बातें हमको 108 उपनिषद है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्ट वे में पूछा जा सकता है कि टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से इसका उपनिषद का अर्थ होता है उपसमीप या निष्ठापूर्वक। अर्थात इसका मतलब हो गया कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है, ये पूछा गया एग्जाम में, उपनिषद का क्या अर्थ है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक है, उपनिषद गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद है।
और अगर बात कर ले हम वेदांतों की, उपनिषद तो आपको समझ में आ गया, लेकिन वेदांत की बात करें, वेदांत भी आरण्यक साहित्य का ही एक भाग है। तो वेदांत जो है, वेदांतों की संख्या 6 है, ये ध्यान रखिएगा एक फैक्ट के रूप में। अभी हम आरण्यकों की संख्या 7 बताए हैं, उपनिषदों की संख्या 108 बताए हैं, तो ये फैक्ट में पूछा जा सकता है। वही वेदांगों की संख्या की बात करें तो 6 होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वेदांग टोटल जो है ना 6 है। अब 6 में वेदांग कौन कौन से हैं ये पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, और कौन से वेदांग आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वेदांग की संख्या 6, एक नंबर में तो आपको शिक्षा है, तो शिक्षा तो याद ही रहेगा, एक नंबर में शिक्षा है। दूसरा नंबर की बात करें तो कल्प है, कल्प। तीसरा नंबर की बात करें तो निरुक्त व्याकरण है, व्याकरण। और चौथे नंबर की बात करें तो निरुक्त है, निरुक्त। और पांचवें नंबर की बात करें तो निरुक्त के बाद छंद है, छंद। और छठे नंबर की बात करें तो ज्योतिष है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 वेदांग है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन वेदांग नहीं है, ऐसे करके मतलब दूसरा कोई ऑप्शन देगा तो सभी का नाम याद रखना है। लेकिन इन वेदांगों में सबसे ज्यादा अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो वेदांग जो पूछे जा सकते हैं आपको, वो कल्प के बारे में पूछा जा सकता है कि किस वेदांग में विधि का उल्लेख है। विधि का मतलब होता है कानूनी चीजों, नियमों का उल्लेख है। तो विधि एवं नियमों का उल्लेख आपको कल्प में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। कल्प में विधि और नियम, शिक्षा में तो शिक्षा की ही बातें कहे जाएंगे, कल्प में विधि और नियमों का उल्लेख है। किसमें आपका ब्राह्मण बोलेगा कि किसमें आपका भाषा विज्ञान का उल्लेख है, तो भाषा विज्ञान का आपका उल्लेख जो मिलेगा वो निरुक्त में मिलता है। निरुक्त में जो है ना भाषा विज्ञान है। तो ये दो बातें आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरा संभावना है कि किसमें भाषा विज्ञान की चर्चा है तो निरुक्त में, और किसमें चर्चा है आपका नियमों और विधियों का, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि कल्प में है। और शिक्षा में शिक्षा, व्याकरण में व्याकरण, और ज्योतिष में ज्योतिष की बातें होंगी। तो और चीजें में तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये दोनों में पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम कुछ बातें और उपनिषद से भी कर लेते हैं कि कुछ उपनिषद जो है ना, हम अभी 108 उपनिषद की चर्चा किए थे, लेकिन 108 उपनिषद जो है आपको अभी प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या बात करें तो मात्र 12 ही है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रमाणिक उपनिषद हैं, तो प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या टोटल आपका 12 है। उपनिषद की बात करें तो टोटल जो है 12 उपनिषद जो है ना प्रमाणिक है, जिसमें से 10 वो प्रथम 10 उपनिषद की जो है वो भाष्य ने लिखा है, मतलब भाष्य का लिखा हुआ है, भाष्य। तो प्रथम 10 उपनिषद जो प्रमाणिक है उसमें भाष्य 10 को लिखा है और 2 गो अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें कुछ उपनिषद जो है ना आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न आ चुके हैं। और ये कौन कौन से उपनिषद है, तो पहला तो ये पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का संवाद किसमें है, यम और नचिकेता का संवाद किसमें है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यम और नचिकेता का संवाद जो है कंठो उपनिषद में है। ठीक है, कंठो उपनिषद। प्रमाणिक में कौन कौन प्रमाणिक है, तो प्रमाणिक में 12 में एक है आपका ईश, दूसरा केन, तीसरा कंठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा मांडुक्य, सातवां आपका तेतरई, आठवां जो है आपका आठवां है एतरई, नौवां है छंदोग्य, और 10वां है श्वेताश्वर, और 11वां आपका है कौशिकी, और 12वां आपका बृहद्रण्य है। तो इसमें से आपका कंठोपनिषद है, वही 12 में से एक जो है ना कंठोपनिषद है। ये कंठोपनिषद में ये नचिकेता और यम की चर्चा है। तो नचिकेता और यम की चर्चा आप सुने होंगे, आप कभी किसी कहानी में सुने भी होंगे कि किस तरह से नचिकेता जो है ना यमदूत चला जाता है और यम से जो किस तरह से वार्तालाप होता है। तो आप उस कहानी को एक बार पढ़िएगा तो काफी इंटरेस्टेड है, एक बार देखिएगा, काफी अच्छा लगता है। तो उसकी चर्चा जो है ना कंठोपनिषद में है। तो कंठोपनिषद आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आपका है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद भी आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ना हमारे देश का एक राष्ट्रीय वाक्य है, जिसको हम कहते हैं सत्यमेव सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जो जयते हैं, ये शब्द जो है ना हमने कहाँ से लिया है, तो यही मुंडक उपनिषद से लिया है। मतलब यहीं पे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, तो वहां से हमने राष्ट्रीय वाक्य के रूप में ले लिया है। एक आता है आपको जलो उपनिषद, मुंडक के बाद है एक जलो उपनिषद। तो जलो उपनिषद में क्या चीज के लिए जाना जाता है, तो जलो उपनिषद में आपका 4 आश्रम की चर्चा है। 4 आश्रम की चर्चा, मतलब आश्रमों की संख्या कितनी थी, 4। तो इन 4 आश्रमों की वर्णन जो है ना कौन सा उपनिषद करता है, तो ये 4 जो है जबालो है, जलो नहीं, जबालो है, जबालो उपनिषद, जबालो उपनिषद। तो ये जबालो उपनिषद में जो है 4 आश्रमों की चर्चा है। और साथ में एक उपनिषद है बृहद्रण्यक, बृहद्रण्यक। तो ये बृहद्रण्यक में क्या चीज के लिए हमको याद रखना है, तो बृहद्रण्यक में हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें बौद्ध धर्म के बारे में, या कहिए कि
पुनर्जन्म के सिद्धांतों के बारे में हमने यहीं से सीखा है। माने पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, ये कहाँ से हमने सुना और कहाँ से जाना, तो यहीं से हमको बृहदारण्यक उपनिषद से जाना और समझा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उपनिषदों से ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने उपनिषद की पूरा बात बता दिया। अब बात कर लेते हैं, उपनिषद के बाद आता है पुराण। पुराण के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुराण से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे हम बारीकी से बताएंगे कि सबसे अगर प्राचीन पुराण की बात करें तो आपका जो है सबसे पहले कि पुराण का अर्थ क्या होता है, तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान, प्राचीन आख्यान इसका जो है ना अर्थ है। इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ, अर्थ इसका क्या है, प्राचीन आख्यान। और उसके बाद है कि इसकी रचयिता का नाम भी पूछा जाता है। तो रचयिता का नाम लोमहर्ष और उग्रसर्वा है। लोमहर्ष है और उग्रसर्वा, दोनों ने मिलकर के ही प्राचीन मतलब पुराणों का उग्रसर्वा है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उग्रसर्वा ने और लोमहर्ष ने दोनों मिलकर के जो है इस का पुराण का क्या क्या था लिखा था। इसमें से एक पुराण आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात ये सबसे प्राचीन अगर पुराण कोई है तो मत्स्य पुराण। लेकिन और भी पुराण कुछ चर्चा में रहते हैं, क्या किस लिए और क्यों पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाई वायु पुराण किस राजा महाराजा से रिलेटेड है। तो ज्यादातर पुराण जो है, कुछ पुराण जो है ना राजा महाराजों की चर्चा किया है। तो राजा महाराजों की चर्चा करने वाला पुराण कौन कौन है, तो एक वायु पुराण है, दूसरा विष्णु पुराण है और तीसरा आपका है मत्स्य पुराण है, जो राजा महाराजों की चर्चा किया है। तो वायु पुराण में गुप्त वंशज की जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु अगर बात कर ले हम वायु पुराण की, तो वायु पुराण में गुप्त वंशज की जानकारी मिलती है। वही अगर हम बात कर ले विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में आपको ध्यान रखना है, विष्णु पुराण में जानकारी हमें मिला है अशोक क्या कहते हैं, मौर्य वंश के। ठीक है, विष्णु पुराण के अंतर्गत हमें मौर्यों की जानकारी मिला है, अर्थात उसमें अशोक आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है। तो इन सभी की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलता है। वही आपको विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में सॉरी विष्णु पुराण नहीं, कौन है, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण से आपको जानकारी मिलता है इसका क्या कहते हैं, आंध्र सतवाहनों वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिला है। मतलब मत्स्य पुराण से आपको आंध्र सतवाहन की जानकारी मिला है। सतवाहन जो दक्षिण राजा पढ़े थे आंध्र सतवाहन, तो यही आंध्र सतवाहनों की जानकारी हमें कहाँ से मिला है, तो यहाँ से मत्स्य पुराण से मिला है। इतनी बात जानकारी होना चाहिए। साथ में कुछ सामाजिक दृष्टि से भी कुछ पुराण थे जो हमको सामाजिकता को बताता है। तो उस सामाजिक दृष्टि से वाले भी पुराण कौन कौन है, अग्नि पुराण है जिसका महत्व आज भी है। अग्नि पुराण में सामाजिक चीजों को बताया गया है। तो इन सारी चीजों हमको ध्यान रखना है पुराण से। अब हम बात कर लेते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य से क्या जानकारी हमें, तो दो जानकारी इसमें काफी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आ चुका है। एक तो मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन स्मृति है, मनु स्मृति जो कि सबसे प्राचीन स्मृति है। और एक स्मृति है नारद स्मृति। जो नारद स्मृति किस लिए महत्वपूर्ण है, तो नारद स्मृति दासों की मुक्ति के लिए मतलब सबसे प्राचीन है। ये बात ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ा बात ये है कि जो स्मृति पुराण है वो सबसे प्राचीन है। और इसमें जो है शुंग वंश की जानकारी और सतवाहनों वंश की जानकारी हमें मनु स्मृति से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि नारद स्मृति में दासों की जानकारी हमें मिलता है। ऐसे कई स्मृतियां हैं, जैसे बात करें टीकाकार सॉरी याज्ञवल्क्य स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। तो कात्यायन स्मृति और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इन सभी में और भी चीजें हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन ये दोनों से पूछा गया है। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य से हमें क्या जानकारियां मिलती हैं, तो बौद्ध साहित्य में 3 ग्रंथों की जानकारी जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिलता है। तो इस बौद्ध साहित्य में 3 गो पिटक है, जिसका नाम 1 नंबर का विनय पिटक है, बात करें विनय पिटक, दूसरा नंबर का सूत पिटक है और तीसरा नंबर का अभिधम पिटक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सूत पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटकों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिली है। और इसमें जातक की कथा है जिसमें पुनर्जन्म की बात कही गई है। तो पुनर्जन्म की बात जो है हमें कहाँ से बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है, तो जातक कथा से मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, कहानी संग्रह, यही सब सारी चीजें हैं जो इन पिटकों में लिखा गया है। क्या बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ये सारी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है और हमें इतिहास लिखने में मदद मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य में हमें क्या जानकारी मिलती है, सबसे पहले तो जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, आगम। इस बात को ध्यान रखना है कि ये पूछा गया है कितना
चलिए, तो जैन साहित्य में सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैन साहित्य जो है ना आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। पहली बात ये पूछा गया कि आगम आगम साहित्य कौन सा है, तो जैन साहित्य ही आगम साहित्य है। ठीक है, और उसके बाद है कि इसकी भाषाएं प्राकृत थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगमों में जो सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग थे आगम, मतलब 12 अंग को आगम कहा गया है। 12वां अंग जो है ना काफी महत्वपूर्ण था। ऐसे 10 इसमें प्रकृत थे, 6 क्षेत्र सूत्र था, 4 मूलमूत्र था। तो ये सारी चीजें हैं जो पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आगम इसे कहा जाता है। कल्प सूत्र, जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में मिलता है, मतलब शुरू का इतिहास कहाँ मिलता है, कल्प सूत्र। तो पूछा जाता है कि कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से है। और ये कल्प सूत्र की रचना पूछा जाता है तो भद्रबाहु ने क्या था, भद्रबाहु ने किया था। इस बात को ध्यान रखना है कि भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना कर रखा था। और उसके बाद है कि आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार विचार का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें जैन साहित्य से जानकारी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमें कौन कौन से साहित्य पढ़ना होता है, तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र को जानना है। अर्थशास्त्र, अब ये अर्थशास्त्र जो है ना किसका रचना है, तो ये चाणक्य की रचना है, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक एक ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ग्रंथ जो है ना अर्थव्यवस्था पर भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। ये राजनीतिक ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन ग्रंथ क्या है, राजनीतिक का है। और संस्कृति साहित्य में अगर हम बात करें तो एक राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है आपका ध्यान रखना है कि राजतरंगिणी किसकी है, तो राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। इसमें 8 सर्ग है। ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कितने सर्ग है, तो 8 सर्ग है। इसमें जो है बहुत सारे शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत एक अष्टाध्यायी भी आता है। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि का ग्रंथ है और एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आपका चचनामा भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से ग्रंथ में आते हैं, तो ये लौकिक ग्रंथ में आते हैं। तो अब हमने आपको बता दिया है कि साहित्य और पुरातत्व से जानकारी हमें इतिहास की मिली है और किन किन साहित्यों से मिली है, तो मैंने अभी बता दिया है। हालांकि इसकी चर्चा आगे भी होगी, लेकिन अभी फिलहाल हमने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया कि किन से हम इतिहास लिखे हैं। अब उसके बाद है कुछ विदेशी विवरण है जो इतिहास को लिखने में काफी मददगार रहा है, तो उनके विदेशी विवरण से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विदेशी विवरण में आपको पता होना चाहिए कि विदेशी हमारे यहाँ विदेशियों का जो कर्म है वो यूनानी आए पहले, तो यूनानी की चर्चा है। उसके बाद चीनी आए तो चीनी की चर्चा है, और उसके बाद अरबी आए तो अरबी की चर्चा है। तो इनसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूनानी से क्या पूछा जाता है, तो वही पूछा जाता है कि भाई भारतीय राजा को क्या कहा है। सिकंदर के समकालीन जो भारतीय राजा थे उन्हें यूनानियों ने क्या कहा, तो इन्हें यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा, तो कुछ एंड्रोकोटस भी कहा है। तो सेंड्रोकोटस किसने कहा है और एंड्रोकोटस किसने कहा है, तो सेंड्रोकोटस कहने वाला जो एक यूनानी लेखक है स्ट्रेबो नाम का व्यक्ति और जस्टिन और स्ट्रोबो ने कहा था सेंड्रोकोटस। वही प्लूटार्क नाम का व्यक्ति जो था, प्लूटार्क, ये इसने कहा था कि नहीं, राजा का जो होते थे वो एंड्रोकोटस थे। तो इस तरह से सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से उन्होंने मतलब नाम लिया है। लेकिन और भी कुछ यूनानी लेखक आए हैं जो हमारे यहाँ आए थे, तो वहां से पूछे जाते हैं कि कहाँ से आ गए थे, तो पूछा जाता है कि ईरानी राजवैद्य आए थे हमारे यहाँ, वो कौन थे जो ईरानी थे, तो टेसियस नाम का व्यक्ति था, टेसियस। ये टेसियस जो था ईरान से आया था और ये एक वैद्य था। उसके बाद हेरोडोटस का नाम भी आता है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस का जो नाम आता है ये किस लिए आता है, तो हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो हेरोडोटस का नाम आपको इतिहास के पिता के रूप में ध्यान रखना है। इसने हिस्टोरिका नाम का ग्रंथ लिखा था, इसीलिए ये हेरोडोटस इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और भी यूनानी आए हैं, जैसे टालमी आए हैं, जो जिसके पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक यही लिखा है, टालमी ने लिखा है। टालमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक भी इसने लिखा है। मतलब इसने न सिर्फ भारत का भूगोल लिखा है, बल्कि इसने और भी ज्योग्राफी लिखा है,
टॉलमी की ज्योग्राफी है और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी भी है। मतलब ये दोनों पुस्तक भी किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। अब बात करते हैं डायनिसियस की चर्चा जो है, डायनिसियस जो है की चर्चा भी यूनानी के रूप में हुआ है, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनिसियस जो था मिस्र के राजा फिलाडेल्फस के राजदूत था, और इस डायोनीसियस जो था ये कहाँ आया था? भारत में आया था। तो डायोनीसियस, तो ये डायनिसियस जो है ना भारत आया था, तो उस समय किसका राज हुआ करता था? तो अशोक का। अशोक के राज में ये डायनिसियस आया था। तो ये कहाँ का राजदूत था? तो मिस्र का राजदूत था। फिलाडेल्फस का राजदूत मिस्र में था, फिलाडेल्फस उसी का राजदूत था। और एक आता है डाइमेकस। तो डाइमेकस जो है ये पूछा जाता था कि किसके कार्यकाल में आया था? तो डाइमेकस आया था आपको बिंदुसार के काल में। बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार के काल में आया था डाइमेकस, और डायोनिसियस जो आया था अशोक के काल में आया था। तो इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेगास्थनीज के बारे में तो हर कोई जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था और उसने इंडिका लिखा है, ये तो हर कोई जानता है। इसलिए जो चीज हम भूल सकते हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ कंफ्यूजन बन सकता है कि अशोक के यहाँ कौन आया था? तो डायोनिसियस। और डाइमेकस किस के दरबार में आया था? तो बिंदुसार में, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ आप किस तरह से इसको याद रख पाएंगे, एक आध वो ट्रिक बना लीजिएगा ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं चीनी यात्री की। तो चीनी यात्री जो है कौन कौन से आए हैं? तो प्रथम में तो फाहियान आया है। फाहियान, अब ये फाहियान जो आया था किसके दरबार में आया था ये पूछा जा सकता है, किस शताब्दी में आया था ये पूछा जा सकता है। तो विक्रमादित्य के दरबार में आया था। विक्रमादित्य का है तो विक्रमादित्य का है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था विक्रमादित्य। तो इसी के दरबार में चौथी शताब्दी और 5वीं शताब्दी के बीच में भारत में रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद दूसरा जो आया था वेनसांग आया था। वेनसांग, तो वेनसांग का भी पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था? तो वेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये हुएनसांग जो आया था हर्ष के काल में, ये 16 वर्षों तक रहा था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और उसका यात्रा किया था। एक किताब ये लिख के गया है, उसका नाम है सी यू की। तो पूछा जाता है कि सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो यही हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत है, इस बात को ध्यान रखना है। न सिर्फ हर्ष के समय यही आए थे, इत्सिंग नाम का भी चीनी व्यक्ति आया था जिस समय हर्ष का ही शासन हुआ करता था, और वो भी नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में का वर्णन उन्होंने अपने पुस्तक में किया है। एक सुंग यून भी आया था, इस बात को ध्यान रखना है। तो ज्यादातर आपको वेनसांग और इत्सिंग से पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, इन चीनी यात्रियों का नाम याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अरबी यात्री। तो अरबी जो लेखक आए थे, अरबी लेखक का नाम भी पूछा जाता है, जिसमें से एक अरबी आया था अल-बरूनी। ये अल-बरूनी जो आया था ये एक किताब लिख के गया था, इसका कई बार पूछा गया है। ये किताबुल हिंद इसको कहते हैं, किताब उल हिंद। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, तहकीक हिंद कहिए या किताबुल हिंद कहिए, या हिंदी में कहे तो भारत की खोज कहिए, ठीक है। तो भारत की खोज नाम का जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, एक जवाहरलाल नेहरू का भी पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में भारत की खोज लिखने वाली यही है, भारत की खोज क्या नाम है? अल-बरूनी, इस बात को ध्यान रखना है। और अल-बरूनी जो है सामाजिक धार्मिक चीजों पर मतलब प्रकाश डाला था, मतलब उन चीजों के बारे में वो बताया था कि किस तरह भारत में जो है समाज थे, किस तरह से उन्होंने समाज में जी रहे थे, ये सारी चीजों की बात उन्होंने किया है। उसके बाद है सुलेमान आया था। तो सुलेमान से तो अभी तक उतना पूछा नहीं गया है। उसके बाद है अल मसूदी आया था, इससे भी नहीं पूछा गया। लेकिन इब्न बतूता आया था, तो इब्न बतूता से भी पूछे गए हैं। इब्न बतूता, इस बात को ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता से भी पूछा गया है कि यात्रा वृत्तांत इसने लिख के गया है, तो इसीलिए इब्न बतूता का नाम मस्ट हो जाता है। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रेहला। अब हम कभी कभी रेहला को हम अल-बरूनी से कनेक्ट कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अल-बरूनी तहकीक हिंद लिखा है, ना कि रेहला लिखा है, और रेहला भी अरबी भाषा में ही लिखा गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि रेहला किस भाषा में लिखा गया था, किसके पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपका इब्न बतूता का। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी अर्थात 1333 में दिल्ली आया था, ठीक है। और उसके बाद है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उस समय राजा हुआ करते थे, तुगलक वंश चल रहा था, और सुल्तान मोहम्मद बिन, जिसको हम एमबीटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, एमबीटी। तो एमबीटी के शासनकाल में आया था इब्न बतूता, और काफी जानकार और काफी नॉलेजेबल था। इसके कारण सुल्तान ने अपने जो भारतीय सुल्तान है वो उसको काजी नियुक्त कर दिया था,
और काजी नियुक्त करके, मतलब काजी जो होता है वो मतलब न्याय न्याय काम करता था, तो काजी नियुक्त धर्म से संबंधित था। इस बात को ध्यान रखना है कि इब्न बतूता को काजी नियुक्त करने वाला जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो कुछ अन्य लेखक से भी पूछे जाते हैं। अब अन्य लेखक का नाम में से आपका एक तारानाथ है। तारानाथ, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो तारानाथ जो है ये आपका कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ लिखा है। पूछा जाता है कि किसका लेखक है कंगयूर और तंगयूर। तंगयूर, इस बात को ध्यान रखिए, कंगयूर और तंगयूर लिखने वाला व्यक्ति है तारानाथ। उसके बाद एक लेखक आया था मार्को पोलो। मार्को पोलो का नाम भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था। सबसे पहली बात तो ये किस शताब्दी में आया था ये जरूर पूछा जाता है, तो 13वीं शताब्दी में जो है मार्को पोलो आया था। पांड्य देश की यात्रा पर आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी है, अर्थात अगर पांड्य का इतिहास जानना है तो मार्को पोलो को हम जरूर पढ़ते हैं, उसके किताबों को जरूर पढ़ते हैं। अब हमने बताया कि आखिर हमने इतिहास कहाँ से लिख दिया, तो हमने इतिहास इन्हीं सारे पुस्तकों और इन्हीं सारे साहित्य मतलब स्रोतों को लेकर के हमारे इतिहासकार लोग जो है ना इतिहास लिखने का काम किया है। तो आइए हम अब जानेंगे इतिहास को, इतिहास होता क्या है। इतिहास जो होता है, इतिहास जो है ना, हम कहते हैं कि इतिहास घटनाओं का ही क्रम है, तो घटनाओं का ही क्रम नहीं है इतिहास। इतिहास में और भी कई चीजें हैं जो हम जानते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ घटना को जानते हैं, और भी सामाजिक चीजों को जानते हैं, तो इन चीजों को भी हम इतिहास ही कहते हैं। तो इतिहास जिस समय लिखित और प्रमाणिक साहित्य हमको पढ़ने आ गया तो वो काल जो है ना इतिहास कहलाता है। तो समझने योग्य को हम इतिहास को समझने के लिए इतिहास को हम 3 भाग में बांट देते हैं। इतिहास को समझने के लिए हम 3 भाग हम इसका बनाते हैं, और इन 3 भाग कौन-कौन से हैं? ये 3 भाग कौन-कौन से हैं? तो एक तो आपका है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा अध ऐतिहासिक और तीसरा है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समय के अनुसार इसे 3 भाग बनाए हैं, और इसीलिए हम इसको 3 भाग में बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो जो पुरातत्वों का काल था वो प्रागैतिहासिक काल था, अर्थात जो हम पुरातत्वों से सीखे वो प्रागैतिहासिक काल है, जहाँ पे लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। उसके बाद अध ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो अध ऐतिहासिक काल जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि पुरातत्व से और लिखित साहित्य से उतना हमको जानकारी नहीं मिला है। अगर बात कर ले हम ऐतिहासिक, तो यहाँ पे लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो ये एक सभ्य लोग जो है ना, इस समय लोग सभ्य बन चुके थे। यहाँ पे लोग पत्थरों से काम किया करते थे, यहाँ पत्थर के अलावा भी और कुछ किसी चीज से काम करने लगे, और यहाँ पे लोग जो है ना एकदम सभ्य बन गए, बहुत सारे काम जो है ना अपने आप करने लगे और लिखने भी लग गए। तो ये काल जो है ना ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा करते हैं सबसे पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या जानकारी मिलना है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, सबसे पहला चीज कि ये एक प्रस्तर युग था। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थरों का युग। प्रस्तर युग की बात करें तो ये एक पत्थरों का युग है, और पूर्व पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब पाषाण काल से पहले का उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे में पत्थरों की कुल्हाड़ी। उस समय लोग पत्थर की कुल्हाड़ी अपने जीवन में काम लाते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, विद्वानों के विचार की बात करें तो इस सभ्यता का उदय जो है ना जिस काल में हुआ है उस काल का नाम है अति नूतन काल। अति नूतन, अब अति नूतन काल ध्यान रखिएगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं, यही चीज पूछ देगा कि अति नूतन काल कौन था, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अध ऐतिहासिक, तो आप तो वहां पे कंफ्यूज करेंगे। इसलिए चीजों को शब्दों को समझने वाली बात है कि अति नूतन काल कौन है, तो अति नूतन काल आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। और इसको अंग्रेजी में पूछा गया है, अंग्रेजी में पूछा गया है कि कौन से काल जो है ना प्राग ऐतिहासिक था, तो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लायोसीन। प्लायोसीन, इसी को अति नूतन काल कहते हैं, नहीं तो प्लायोसीन कहते हैं। इस बात को प्लायोसीन एज है, ठीक है। और ये 400 करोड़, अगर हम बात कर ले कि पृथ्वी की जो है वो 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्था में से सबसे लास्ट की अवस्था प्राग ऐतिहासिक है। पृथ्वी की 4 अवस्था बीती थी, उसमें से 4 अवस्थाओं में से सबसे लास्ट की अवस्था कौन है, प्राग ऐतिहासिक। अब हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो है पूरा पाषाण, मतलब ये पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक तो है आपका पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, और तीसरा है आपका नव पाषाण। तो इसको 3 भागों में बनाया गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण की बात करें तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद है, अगर हम मध्य पाषाण की बात करें तो यहाँ पे जो पूरा पाषाण लोग थे ये क्या करते थे, तो खाने के लिए सिर्फ शिकार करते थे, आखेट करते थे। शिकार का मतलब होता है आखेट,
और आखेटक जीवन जी रहे थे। पूरा पाषाण के लोग आखेटक जीवन मतलब शिकारी जीवन जी रहे थे, शिकारी थे बिल्कुल, ठीक है, खाने में शिकारी का काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो वहां पे जो पूरा पाषाण के बाद जो आया उसके बाद मध्य पाषाण आया। तो मध्य पाषाण के लोग जो है ना आखेटक के साथ साथ क्या बन गए, पशुपालक। पशुपालक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आखेटक के साथ साथ पशुपालक किस युग में बने हैं, तो वो बन गए हैं मध्य पाषाण, ठीक है। और मध्य पाषाण के बाद आया है नव पाषाण, और नव पाषाण में लोग जो है ना कृषि मतलब उत्तर जो हम नव पाषाण जो है ये आपका कृषि आया है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो नव पाषाण है कृषि से संबंधित काल है। पूरा पाषाण काल एक आखेटक काल है, अभी बता दिए हैं। इस समय जो कुल्हाड़ी हुआ करता था वो पत्थरों का हुआ करता था, जो आखेट करते थे लोग, अस्थाई निवास नहीं था। और ये मध्य पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल है उस समय के जो जगह है, पूछा जाता है कि कहाँ पर अभी प्रमाण इसका मिला है, तो भीम बेटका, इस बात को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में भीम बेटका पड़ता है, जो कि भीम बेटका की गुफा एक पूरा पाषाण कालीन जगह है। एक मध्य पाषाण काल की बात करें तो हथनौरा, पूछा जाएगा कि निम्न में कौन मध्य पाषाण कालीन जगह है, तो हथनौरा एक मध्य पाषाण कालीन जगह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मानव की खोपड़ी यहाँ पे मिला है, हथनौरा से पुरानी खोपड़ी मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गुफा की जानकारी हमें भीमबेटका से मिला है, तो ये पूरा पाषाण कालीन है। और मध्य पाषाण कालीन की बात करें तो हथनौरा है। आगे हम बात करें कि अगर आगे जो है ना उच्च पूरा पाषाण एक आया है, पूरा पाषाण को भी एक ऊंचे में बांटा गया था, तो उसमें ज्ञानी मानव होमो सेपियंस की चर्चा हमें मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल में लोग जो है ना मध्य पाषाण काल को किस एज के नाम से जाना जाता है, तो माइक्रोलिथिक एज से। माइक्रोलिथिक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइक्रोलिथिक एज कौन सा है, तो मध्य पाषाण कालीन है। यहाँ पे लोग कैसे हैं, तो यहाँ पे लोग जो है ना पशुपालक हैं। और जगह कौन से है मध्य पाषाण कालीन, तो एक तो है आदमगढ़, पूछा जाता है कि आदमगढ़ जो है ना कौन से काल में आते थे, तो मध्य पाषाण कालीन है। एक है बागौर, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक आपका है, बस यही दो याद रखना है कि बागौर और आदमगढ़ किस काल के शहर हैं, या साक्ष्य वहाँ किस काल के मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल के। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में एक सराय है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सराय है। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागौर भी आपका राजस्थान में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का शहर है, ये एमपी का शहर है। और एक सराय है जो मध्य पाषाण कालीन है, सराय, ये सराय कहाँ पड़ता है, तो सराय उत्तर प्रदेश में। तो यूपी का कौन है, सराय, एमपी का कौन है, आदमगढ़, और बागौर कहाँ है, तो राजस्थान में। ये सब कौन से काल के हैं, तो मध्य पाषाण। अब हम बात कर लेते हैं नव पाषाण। नव पाषाण काल में हमें क्या क्या जानना है, तो नव पाषाण काल याद रखिएगा कि यहाँ पे पशु को जो है ना पालतू पशु बनाने की जो चर्चा है ये नव पाषाण काल से ही मिलता है। और इसकी जो है हमें जानकारी कहाँ से मिल रहा है, तो कुत्ते को पालतू और नव प्राचीनतम बस्ती, ये सब जानकारी हमें मेहरगढ़ से भी मिला है। मेहरगढ़ में आपको कृषि का भी साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़ से आपको प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मध्य जो हमें कृषि का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है। लेकिन एक शहर आता है कोल्डी हावा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चावल और कृषि में अंतर है, इसलिए कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से, प्रथम बार कृषि का साक्ष्य, लेकिन प्रथम बार अगर चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये सब कोल्डी हवा है। और ये सब नव पाषाण काल युग के बात ही है। कृषि के अतिरिक्त पशुपालक भी यहाँ के लोग थे, मतलब यहाँ पशुपालक तो थे ही थे, साथ में कृषि भी करने लगे थे, ठीक है। इस युग को हम पॉलिशदार, मतलब इसमें जो है ना पॉलिश वाला चीज उपयोग करने लग गया। तो पॉलिशदार जो उपकरण है का प्रयोग किस काल में आया है, तो नव पाषाण काल में आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि जंगली कुत्तों आवास तथा मध्य भूमि गर्त के साथ जो है कई जंगली कुत्ते और बारहसिंगा के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। तो कुत्ता और बारहसिंगे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, यहीं से, बुर्ज होम से, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुर्ज होम क्या है, तो एक प्रकार का भूमि का गर्त है। पहिए की जानकारी भी नव पाषाण काल में हुआ है, पहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहिए की जानकारी हमें कहाँ से मिला है, तो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, बिहार की बात करें तो बिहार में नव पाषाण कालीन कहाँ है, तो चिरांद जो है और सारण, ठीक है, एक तो सारण है और एक है चिरांद, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, चिरांद जो है और सारण जो है कहाँ से है, तो बिहार में है। बिहार में नव पाषाण कालीन बस्तियां हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ भी कई तरह के सामान मिले हैं। नव पाषाण कालीन में आपको बात करें तो एक पिकली हल, जहाँ राख का ढेर मिला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राख का ढेर
पिकलिहल, वो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। यूपी में चोपामिंडो से मधुमक्खी की छत्ते की प्राप्ति हुई है, तो चोपामिंडो से हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें नवपाषाण कालीन में जानना था। अब आता है चाल्कोलिथिक एज, जिसको हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण 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 काल, जिसको हम चाल्कोलिथिक कहते हैं, चाल्कोलिथिक। अब ये चाल्कोलिथिक एज जो है किससे संबंधित है? तो तांबे से संबंधित होगा, क्योंकि ताम्रपाषाण, यहाँ लोग तांबे का यूज करने लगे, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? चाल्कोलिथिक स्थल कहते हैं। अब जारवा एक नाम का गांव है, जारवा, ये किस एज का है? तो जारवा जो है आपको ध्यान रखना है कि चाल्कोलिथिक एज का है। तो जारवा आपको पूछा गया है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है साने गांव, ईमान गांव, दायमाबाद, ये सब ताम्रपाषाण कालीन ही स्थल है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साने गांव, ईमान गांव और दायमाबाद, ये सब के सब क्या है? ताम्रपाषाण कालीन है। साथ में आपको पटसन का साक्ष्य भी ताम्रपाषाण काल से ही मिला है। अच्छा, जब शव दफनाया जाता था तो कलशे को रखा जाता था, इसकी जानकारी भी हमें यहीं से मिला है, अब दायमाबाद से मिला है। दायमा, इस बात को ध्यान रखिए कि दायमाबाद कहाँ है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो शव है, शव के साथ कलशा रखने का जो साक्ष्य है, वो कहाँ से मिला है? हमें दायमाबाद से मिला है। तो ये सारी जानकारी हमें ध्यान रखना है। तो मैंने अभी तक पाषाण कालीन चीजों को बता दिया है, साथ में जो हमारे जो स्रोत हैं, उन स्रोतों की चर्चा कर लिया है। तो अभी वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लेकर के हम अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे, फिर महाजनपदों की चर्चा करेंगे, और जितने भी मतलब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, राजा महाराजा, दक्षिण भारतीय, और जो भी मतलब प्राचीन भारत से है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करके हम खत्म करने का प्रयास करेंगे।